हे एवरीवन, आप सभी ने लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद का नाम सुना ही होगा और आपको सबने बोला होगा कि यार ये एक ऐसी विचारधारा है जिसमें ना बहुत ही फ्रीडम है। यानी कि एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए फ्रीडम वाली अवधारणा है। हर किसी को राइट्स मिलते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, मार्केट आप अपने हिसाब से चलाओ, आपका स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। तो क्या सीरियसली इस तरीके का है? और अगर इस तरीके का है तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। तो इसमें कमियां क्या हैं? आज हम जानेंगे लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद क्या होता है। इससे पहले मैं लेक्चर शुरू करूं, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, जिसको नहीं पता वो भी सुन ले कि मैंने ये पॉलिटिकल साइंस का फ्री कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें मैंने हर एक कॉन्सेप्ट, मेरा एम है कि हर एक यूनिट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊं। एंड सारा पूरा जो सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस की, जो 10 यूनिट है यूजीसी नेट का, तो वो सारा कुछ कवर कर लूं। ठीक है, तो अभी फिलहाल चल रहा है पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें है ये लेक्चर नंबर 15, 15वां लेक्चर है। इससे पहले ऑलरेडी 14 लेक्चर्स आ चुके हैं एंड आपका बहुत ही अमेजिंग उसका रिस्पॉन्स रहा है। बहुत ही अच्छे मुझे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। आप लोगों ने कमेंट्स में काफी सारी डिमांड्स भी करी है, सो डेफिनेटली मैं उस सब चीज को इनकलकेट करने की कोशिश कर रही हूँ। जो चैनल पे कंटेंट है यहाँ पे, ये मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताती हूँ इस तरीके से, ताकि हिंदी वालों को स्पेसिफिक जो उनकी हिंदी वाली डेफिनेशंस है उसके साथ, क्योंकि मुझे पता है कि हिंदी वालों के लिए इजीली कंटेंट अवेलेबल नहीं होता। तो चलिए, वेलकम है आप सभी का डिस्कवर स्टडी विद प्रीति बोरा में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले। रोज आपका 8:30 PM आपका ये लेक्चर आता है, तो लेक्चर जरूर लाइव होके देखा करिए। देखिए, थोड़ा ना आपको सीरियसनेस रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं आज मेरा सर बहुत ज्यादा फट रहा है एंड स्टिल मुझे ये है कि यार मेरे को लेक्चर तो देना ही देना है। तो इसी तरीके से आपको भी होना चाहिए कि यार मुझे तो पढ़ना ही पढ़ना है, राइट। चलिए, कल मैंने आपको आइडियोलॉजी, आपको विचारधारा क्या होती है वो बताया था, कि कैसे वो साइंस ऑफ आइडियाज है, कैसे वो सेट ऑफ आइडियाज है, डेनियल बेल ने क्या बोला है, अलग अलग लोगों ने आइडियोलॉजी विचारधारा को किस तरीके से डिफाइन किया है, किस तरीके की होती है, सब बताया था। अब मैंने कल आपको एक चीज बोली थी कि जिस भी चीज के पीछे ISM लग जाता है और हिंदी वालों के लिए वाद लग जाता है, वो क्या हो जाती है, वो आपकी आइडियोलॉजी हो जाती है। अब आइडियोलॉजी क्या होती है, प्लीज लेक्चर नंबर 14 को रेफर कीजिएगा, क्योंकि वो 40 मिनट में मैंने आपको बस समझाई है, तो इजीली वो सब चीजें रिपीट मैं नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं लिबरलिज्म की अगर मैं जनक की बात करूं, तो मुझे बताइए कि कौन लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद का जनक माना जाता है, फटाफट से मुझे बताइए फर्स्ट। और दूसरा मुझे बताइए कि जो लिबरलिज्म है उसका जो पीरियड ऑफ ट्रांजिशन है, यानी कि किस तरीके से उसमें बदलाव आया, किस तरीके से अलग अलग उसमें आइडियोलॉजी विचारधारा मतलब चेंज हुई, वो आप मुझे बताइए। मेरे को तो आंसर देना ही है आपको, बट ये जस्ट 2 क्वेश्चन है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पे इन 2 क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर मिल जाएगा। तो चलिए, लिबरलिज्म, उदारवाद। जब मैं बोलती हूँ यार तू तो बड़ा उदार है या फिर तुम बहुत लिबरल हो, उससे मेरा मतलब क्या होता है? उससे मेरा जनरली मतलब ये होता है कि यार तुम तो दिलदार हो, यानी कि हम जो चाहते हैं तुम वो करने देते हो, तुम फालतू में मतलब दखल नहीं देते किसी चीज में। और जैसा मैं चाहती हूँ मैं आपको बोलती हूँ कि यार ठीक है, आप अपने हिसाब से पढ़िए, अपना शेड्यूल बनाइए। मेरा हमेशा आपके लिए एक सजेशन होता है कि भाई किसी की स्ट्रेटेजी देख के आप कॉपी मत कीजिए, क्योंकि मे बी स्ट्रेटेजी आपके लिए काम आ सकती है, बट उसका और आपका शेड्यूल में बहुत डिफरेंस हो सकता है। आप दोनों की जो दिनचर्या है उसमें काफी डिफरेंस, अंतर हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि मैं आपको एक लिबर्टी देखती हूँ कि यार ये आपने काम करना है। एंड डेफिनेटली जब मैं बोलती हूँ लेक्चर पढ़ना है, तो आज आपने लिबरलिज्म पढ़ा है, तो कल वो सेम चीज आपको कहाँ से पढ़नी है, स्टैंडर्ड बुक से पढ़नी है। फॉर स्टैंडर्ड बुक ओपी गाबा आप फॉलो कीजिए। इतनी ज्यादा अच्छी बुक, मतलब ठीक ठीक बुक है वो, ज्यादा अच्छी भी, ज्यादा अच्छे लेवल की भी नहीं है, बट द पॉइंट इज कि उससे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, इसलिए हमें तो वही टारगेट करनी है। दूसरा, एंड्रू हेवुड की जो पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक है वो भी मुझे बहुत अमेजिंग लगती है, तो उस पर फोकस कीजिएगा। तो लिबरलिज्म, उदारवाद की अगर मैं बात करूं, हालांकि पीपीटी में आज आपको ज्यादा इमेजेस नहीं दिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि मेरा हेडेक बहुत हो रहा था, तो मैंने पीपीटी सिंपल ही बनाई है, बट हाँ मैं मेरे लेक्चर में आपको क्वालिटी जरूर दिखेगी। तो कहानी से शुरुआत करती हूँ, कहानी की तरह बताते हैं। मैंने आपको लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता वाला कॉन्सेप्ट बताया था, एंड मैंने आपको कहा था कि लिबर्टी का मतलब क्या है, कि कोई आपको बिना हस्तक्षेप किए, रिस्ट्रेंट लगाए, प्रतिबंध लगाए, अगर आपको कुछ भी फ्रीडम है, कुछ भी ऐसे आजादी है कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो दैट इज कहीं ना कहीं लिबर्टी। लेकिन लिबर्टी का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि वो अनरिस्ट्रिक्टेड हो या एब्सोल्यूट हो, यानी कि पूर्ण नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज अगर मुझे तुम ऐसा छूट दे दोगे कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तो यार मैं तो फिर ऐसा करूंगी ना कि मेरा अपना अपना सोचूंगी, मैं किसी और का नहीं सोचूंगी। इस तरीके से होना चाहिए, हो जाता है।
तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि हम एक्चुअली में जब हम बोलते हैं लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, तो कहीं ना कहीं हम दूसरों की जो लिबर्टी है उसको हम कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहे होते हैं, उनके वो लिबर्टी के अधिकार का। तो ये सब भी नहीं चाहिए आपका। तो अब इसमें क्या होता है, लिबर्टी ऑब्वियसली हम सबको पता है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, इनफैक्ट वो नेचुरल राइट्स है, प्राकृतिक अधिकार है, जैसे कि जॉन लॉक ने बोला था। थिंकर्स मैन नेक्स्ट यूनिट में डेफिनेटली कराऊंगी, एक बार ये विचारधारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अच्छा, मैं बोलना ही भूल गई कि प्लीज यार लाइक जरूर कर दो अभी के अभी, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट है। हालांकि मुझे पढ़ाते पढ़ाते मेरी खुद की सांस फूल रही है, आज थोड़ा तबीयत ढीली है एक्चुअली, शक्ल से नहीं लग रहा होगा। तो और कमेंट जरूर करा करो यार, कमेंट मेरे को सच में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 2-3 बार से मैं आपको बोल रही हूँ कमेंट करने को, एंड डेफिनेटली लोग बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं, एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू। मुझे बहुत अप्रिशिएशन लगता है, मुझे ऐसा लगता है या तबीयत ठीक है या नहीं है, लेक्चर दो। एंड क्योंकि मतलब लोग वेट कर रहे हैं, ऐसा फील आती है जब कमेंट करते हो ना, सच में फील आती है कि तुम्हारा लेक्चर्स बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए, लिबरलिज्म मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं आपका विचारधारा का दौर शुरू होता है। अब एक बार आपका हो जाता है कि मैंने आपको बताया था कि एक रेनेसेंस और एनलाइटनमेंट का पीरियड था। अब आप सोच रहे होगे कि यार लिबरलिज्म से इसका क्या ताल्लुक। तो देखो, सबसे पहले आप सभी को पता है कि माकियावेली आपके बेसिकली मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के फादर, जनक आपके आए। उन्होंने कुछ चीजें रियलाइज की, उन्होंने ये चीज रियलाइज की कि भाई ये जो स्टेट है, ये जो स्टेट वो भी राजा रानियों वाला स्टेट, जहाँ पे राजा का रूल चलता था, राजतंत्र चलता था। तो इन्होंने बोला कि यार इन्हीं लोगों को क्यों अधिकार है सारे हमारे लिए डिसीजन लेने का, हम लोग हैं, लोगों के पास राइट्स क्यों नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन उठा। अब ये क्वेश्चन जब उठा तो धीरे धीरे लोगों की ना थोड़ी आंखें खुली, लोगों को लगा कि यार हाँ यार बात तो ये सही कर रहा है। फिर जब रेनेसेंस, एनलाइटनमेंट, ज्ञानोदय वाला पीरियड आया, आपका जो बात ये सब चीजें आई, पुनर्जागरण वगैरह ये वाले जो चीजें आई, तो इसमें लोगों को ना हर एक चीजों को ना ये एहसास होने लगा कि यार सच में हम लोग इंसान हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम टैक्स भी सब पूरा भर रहे हैं, हम सारी ड्यूटीज कर्तव्य भी निभा रहे हैं, लेकिन क्या है हमें हमारे जो अधिकार है वो इतने नहीं मिल पा रहे। और अधिकार की जब हम बात करते हैं तो अधिकार असल में, रियलिटी में, वास्तविकता में तो यार ये राजा रानियों के हैं। हमें तो खाने को ब्रेड वगैरह भी ढंग से नहीं मिल पा रही और ये लोग अपना ऐशो आराम में जी रहे हैं। एंड सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो इसका फर्क आपको इंग्लैंड में दिखेगा। अब आप सोचोगे कि इंग्लैंड की क्यों बात, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड आपका यूनाइटेड किंगडम अभी आप जो बोलोगे, या फिर ग्रेट ब्रिटेन जो आप बोलते हो, तो वहां पे क्या था, वहां पे एक आपने मैग्ना कार्टा सुना होगा, जो कब आया था, 1213, 1215, 1205 या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, मुझे बताइए कौन से ईयर में आया था। तो इतने साल पहले, ठीक है, कुछ एनलाइटनमेंट वाले पीरियड से कुछ 300-400 साल पहले, 200-300 साल पहले एक ऐसा नई डेवलपमेंट, एक विकास लोगों ने देखा कि यार वहां पे क्या हो रहा था कि पार्लियामेंट का कंसेप्ट आया। आपको पता है संसद का जो कंसेप्ट है, अवधारणा है, यूके में आपको सबसे पहले देखने को मिलती है, ओल्डेस्ट आपको देखने को मिलती है। डेमोक्रेसी कहाँ, डेमोक्रेसी आपको ओल्डेस्ट देखने को मिलेगी यूएस में, ठीक है। लेकिन अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं तो उसका जो महत्व है वो आपको यूके में देखने को मिलेगा, ग्रेट ब्रिटेन में देखने को मिलेगा। तो उस मैग्ना कार्टा के अंदर ये चीज क्लियर थी कि कुछ जो अधिकार हैं वो जो राजा रानी से हटा के आपने कहाँ को दिए, पार्लियामेंट को दिए। इसका मतलब क्या है, पार्लियामेंट में कौन होते हैं, लोगों के प्रतिनिधित्व। कहीं ना कहीं डायरेक्टली, उस समय इतना डायरेक्ट नहीं होता था, बट कहीं ना कहीं ये तो लोगों को क्लियर था ना कि हमारे प्रतिनिधित्व के पास कुछ अधिकार है, यानी कि हम लोगों के पास ये हक है कि हम अपना जो शासन है अपने पे वो खुद कर सकते हैं। लोगों को ये अवेयरनेस डेफिनेटली उस समय तक थी। अब जब ये सब थी तो उस समय, उसके बाद धीरे धीरे एनलाइटनमेंट एंड रेनेसेंस वाला पीरियड आया। थोड़ा आपको बोरिंग लगेगा मुझे, इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं ना कोई भी अगर विचारधारा बताती हूँ ना तो उसको एग्जैक्टली पूरा बताती हूँ। मेरे को ऐसा नहीं है कि सीधे बता दूं कि लिबरलिज्म ये होता है, इसमें ये होता है, वो होता है, वो तो सभी बता देंगे आपको, लेकिन उसके पीछे का जब तक आप कारण नहीं जानोगे ना तब समझ लेना कि आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। यूजीसी नेट जेआरएफ जो अभी एग्जाम है, पीएसआईआर जो आपका ऑप्शनल है, जो भी है, और कोई भी एग्जाम है, अब ये हो गया है बहुत कंपटीशन हाई, और जब तक आप हर एक चीज का डिटेल एनालिसिस नहीं करोगे ना तो आप फेल हो। लिटरली मैं बता रही हूँ आपको, सॉरी टू बी रूड, बट आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो इसके परिणाम स्वरूप मैकियावेली नई नई राइटिंग्स लिखते हैं, उससे इंस्पायर होकर बहुत और लोग भी राइटिंग्स लिखते हैं, जैसे हॉब्स और लॉक। कहाँ से आपको देखोगे, ब्रिटेन में ही आपने देखा होगा। तो जिस समय हॉब्स ने लिखना शुरू किया उस समय चल रहा था सिविल वॉर, ठीक है, सिविल वॉर बहुत ज्यादा चल रहा था। तो हॉब्स ने ये नोटिस किया कि यार लोगों के पास इतनी भी पावर नहीं होनी चाहिए कि वो ना ये जो संगठन है, ये जो सरकार है, इसकी बात ही मानना बंद कर दे।
ठीक है, क्योंकि उनको ना ये सिचुएशन, ये जो अनार्की वाली सिचुएशन होती है ना, अराजकता, जहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, सिविल वॉर हो रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, तो उनको वो पसंद नहीं थी। तो उन्होंने अपनी जो राइटिंग्स है उसमें ये चीज दिखाई है। उन्होंने क्या बोला कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है, स्टेट ऑफ वॉर है, अनार्की है, अराजकता है, हर एक इंसान का हर एक दूसरे इंसान के साथ वॉर है, कहीं ना कहीं उनको ये चीज देखने को मिलती है। हॉब्स ने ऐसा बिल्कुल क्लियरली बोला। अब इसमें तो क्योंकि हॉब्स ने ये सब चीजें देखी और उन्होंने बोला कि इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है कि भाई होना तो चाहिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उन्होंने ये मान्यता दी कि सामाजिक अनुबंध बहुत ही जरूरी होता है और लोग मिलके एक अनुबंध करते हैं, एक किसी तीसरे व्यक्ति को पावर देते हैं कि आप हम पे शासन कीजिए। एंड उसका जो शासन है कहीं ना कहीं उन्होंने एब्सोल्यूट बोल रखा है, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर मैं इंसान को फिर से, जनता को ये पावर दे दूंगा कि तुम कभी भी इसको हटा सकते हो, तो फिर से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, जो कि हॉब्स नहीं चाहते थे। अब जब जॉन लॉक का टाइम आया, तो जॉन लॉक के टाइम पे आपको पता है ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है 1688, एंड कहीं ना कहीं ये जो सिविल वॉर है ये थोड़ा सॉल्व हो जाता है, ये सॉल्यूशन की तरफ पहुंच रहा होता है। तो जॉन लॉक ने एक चीज नोटिस की, इन्होंने बोला कि लोग क्या है ना, लोग बुरे नहीं है, लोगों के पास बस प्रॉब्लम क्या है कि जो स्टेट ऑफ नेचर है वहां पे ना तो कोई संसद था, ना तो कोई लेजिस्लेशन था, मतलब ना ही कोई एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका थी और ना ही कोई जस्टिस यानी कि न्यायपालिका थी, जिसके परिणाम स्वरूप लॉ एंड ऑर्डर में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी। ठीक है। हाँ, तो सॉरी, थोड़ा हेडेक है ना, तो एकदम से तेज स्पीड में बोल के हल्का दिक्कत हो रही है। हाँ, तो अब जॉन लॉक ने देखा कि यार नहीं, अगर लोगों को हम चांस दे कि आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, तो बिल्कुल लोग एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ ही चलते हैं। तो जॉन लॉक ने ये रिकॉग्नाइज की, इन्होंने बोला कि ये कब हो सकता है, ये तब पॉसिबल हो सकता है जब हर एक व्यक्ति को अधिकार हो, फ्रीडम हो, स्वतंत्रता हो कि अपनी चॉइसेस, अपना जो निर्णय लेना है वो खुद ले सके। तो यहाँ कहीं ना कहीं रूट्स हैं, जड़ें हैं लिबरलिज्म, उदारवाद की, क्योंकि मैंने आपको हमेशा से बोला है कोई भी आइडियोलॉजी, विचारधारा शुरू होती है आइडियाज से, और वो आइडियाज 3-4 के सेट ऑफ आइडियाज मिलते हैं, एंड कहीं ना कहीं उसका प्रूफ, एक साइंटिफिक एनालिसिस कहीं मिलते हैं, एंड कहीं ना कहीं इन दोनों बेसिस पे आपको लगता है कि अच्छा ये आइडियाज सही है, तो ये एक विचारधारा बन जाती है। विचारधारा क्या होती है कि एक सेट ऑफ आइडियाज जिनको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, दैट इज आपका मतलब आइडियोलॉजी, विचारधारा। तो अब जॉन लॉक ने ये सोचा कि ठीक है, लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि लोग अपने लिए अच्छा कब सोच पाए, ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन जिसका रिजल्ट इतना अच्छा था, तो ये हम लोग कैसे कर पाए, ये लोग ऐसे कर पाए कि लोगों ने खुद अपने फ्रीडम को यूटिलाइज किया, उसके परिणाम स्वरूप वो एक निर्णय पे पहुंचे, स्टेट ने इंटरफेयर कम किया, हस्तक्षेप कम किया, और लोग क्या कर रहे हैं, अब अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को उन्होंने अपने राइटिंग्स में रिफ्लेक्ट किया। इन्होंने बोला कि ठीक है, जो स्टेट है, इन्होंने अब कैसे रिफ्लेक्ट किया, इन्होंने सोचा कि सबसे पहले मैं देखता हूं कि स्टेट है उसका क्या काम होता है। हालांकि मैं बैकग्राउंड स्टोरी बता रही हूँ, इसलिए मैं पीपीटी चेंज नहीं कर रही, ठीक है। मैंने सोचा एकदम जैसे पढ़ाने आते तो सोचते हैं ना कि अच्छा ढंग से नहीं पढ़ाया, तो मेरे को बहुत ऐसा होता है कि ढंग से पढ़ाना है, हर एक चीज बता देनी है। तो जॉन लॉक ने सोचा कि ठीक है, मैं बताता हूँ ये स्टेट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जॉन लॉक ने अगेन बताया कि स्टेट ऑफ नेचर जो हॉब्स कहा करते थे, क्योंकि उनसे पहले आए थे, इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, यार लोग तो बहुत अच्छे कोऑपरेटिव है, बस प्रॉब्लम ये है कि जो उधर ना तो कोई लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी नहीं है, तो इस वजह से इसके परिणाम स्वरूप लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, एंड लॉ एंड ऑर्डर नहीं होना बहुत ही बेकार होता है, क्योंकि उन्होंने जस्ट देखा था कि सिविल वॉर के समय क्या हुआ था। तो अब इनका क्या है, इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना लोग जो सामाजिक अनुबंध करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्होंने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि उसका उद्देश्य क्या है। इन्होंने बोला कि उद्देश्य ये है कि भाई एक सरकार आए। अब इन्होंने बोला कि सरकार जो स्टेट आपका आएगा वो क्यों चाहिए, वो इसलिए चाहिए क्योंकि लोगों के, आपको पता है कि कुछ राइट्स हैं, कुछ उनके अधिकार हैं, और इन्होंने राइट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकार की, कि प्रकृति ने इंसान को बनाया, तो इंसान के कुछ ऐसे प्राकृतिक अधिकार है, जैसे कि उनकी जिंदगी कोई नहीं छीन सकता, उनका फ्रीडम कोई नहीं छीन सकता, उनकी प्रॉपर्टी कोई नहीं छीन सकता। इन्होंने ये 3 बताया। फिर इन्होंने बोला कि जब ये सब कोई नहीं छीन सकता, तो कौन गारंटी, कौन लेगा कि भाई तेरे ये सब अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, अगर उल्लंघन हुआ तो प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा। तो इन 2 कारणवश आपकी स्टेट आई, यानी कि इन्होंने ये बोला कि जो स्टेट है वो किस लिए है, लोगों के जो अधिकार है उसको लागू कराने के लिए, और उनको अगर उसका उल्लंघन होता है उसके अधिकार का, तो उसको संरक्षण प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, ये 2 चीजों के लिए है।
देन अब इन्होंने बोला कि ठीक है, अब ये एक विचारधारा की तरह बन गया, लेकिन अगर ये स्टेट आ गई है तो हॉब्स ने बोला था कि स्टेट को क्या होगा, एब्सोल्यूट होगी, प्रॉपर कंट्रोल करेगी। इन्होंने बोला नहीं, स्टेट का उद्देश्य मैंने क्या बोला था कि लोगों के भले के लिए, तो कभी भी ये स्टेट आके लोगों का भला ना कर रही हो तो लोगों के पास पूरा पूरा अधिकार है कि इस अवैध स्टेट को रिवोल्ट करके, क्रांति करके हटा सकती है। क्यों? क्योंकि यह स्टेट आई ही लोगों के भले के लिए थी और वो जिस काम की लाई थी वो काम नहीं कर पा रही है ढंग से, तो प्लीज इसको हटा देना चाहिए। और आजकल जो हम बोलते थे ना, रॉबर्ट, आपको पता है फर्स्ट ट्राइज ऑन गवर्नमेंट में जो रॉबर्ट फिल्मर की पेट्रियार्का, उसमें उन्होंने बोला था कि राजा क्या है, भगवान का रूप है अर्थ पे, ठीक है, यानी कि राजा के लिए जनता। इन्होंने बोला नहीं नहीं भाई, जनता के लिए राजा है। क्यों? क्योंकि जनता ने सामाजिक अनुबंध करके एक स्टेट बनाई थी ताकि उनका उद्देश्य पूरा हो, जो कि है कि लॉ एंड ऑर्डर रहे। तो ये उल्टा है फर्स्ट। सेकंड में बोला, और अगर तुम ये काम ढंग से नहीं कर रहे हो तो स्टेट आपको बिल्कुल रिवोल्ट करके लोग आपको हटा देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तीसरा, इन सब चीजों पे हमें चेक रख सकूं कि तुम काम सही से कर रहे हो कि नहीं कर रहे, तो सिर्फ इस सामाजिक अनुबंध के अंदर के परिणाम स्वरूप सिर्फ एक स्टेट नहीं आई है, एक सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज भी आया है जो समय समय पर ये देखता रहता है कि स्टेट जिस काम के लिए तुम्हें लाया गया था, जो वादे तुमने किए थे, वो निभाए कि नहीं निभाए। समझ रहे हो? तो यहां से उत्पन्न हुई एक विचारधारा कि जो स्टेट है ना, ये अपनी मन मर्जी से काम नहीं कर सकती, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको लिमिटेड इंटरफेरेंस करना है, यानी कि सीमित हस्तक्षेप करना है, ऐसे लोगों की जिंदगी में नहीं घुस सकती है। ठीक है, ये इसने सोच लिया, ठीक है, इस विचारधारा के परिणाम स्वरूप। अब इन्होंने 3-4 आइडियाज बना लिए कि लोग हैं, लोगों को अधिकार है कि क्या कर सके, अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके, उनके नेचुरल राइट्स पूरे हो, सारे उनको अधिकार मिले, लोगों को फ्रीडम मिले, स्टेट का हस्तक्षेप कम हो, लेकिन हाँ इतना जरूर हो कि लोगों के राइट्स, अधिकार का लागू हो जाए और उनके जो मतलब प्रोटेक्शन मिले, यानी कि संरक्षण मिले, इतना जरूर हो। अब ये सब चीजों को इन्होंने बोला, यार ये तो अलग अलग आइडियाज हैं। कल भी मैंने बताया था कि अगर मैं आपसे पूछूंगी कि किस तरीके का टेस्ट चाहिए तो आप सब अलग अलग बोल दोगे, तो इन्होंने इन सब चीजों को मिला के एक बना दी विचारधारा। ठीक है, कि चलो ये विचारधारा ये सब लोग फॉलो कर लेंगे। लिबरलिज्म, इसलिए अब आते हैं पीपीटी में। ठीक है, इतनी देर के लेक्चर के बाद मैं आपको एग्जैक्टली अब पीपीटी की तरफ लेके चलती हूँ, क्योंकि ये मेरा थोड़ा हमेशा से रहता ही है कि हल्का सा पूरा अच्छे से समझाने का हो जाता है। तो लिबरलिज्म इज नॉट अ फिक्स्ड मोड ऑफ थॉट्स, यानी कि कभी भी उदारवाद एक फिक्स, एक निश्चित तरीका नहीं है कि हाँ यही विचार है। हाँ, लेकिन उसके फिक्स कुछ उद्देश्य हो सकते हैं। बट एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, एक आंदोलन की तरह आया। कैसे आया, मैंने पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बताया है, क्यों हुआ वो भी बताया है। ये क्यों बताया है, क्योंकि आजकल पेपर एनालिटिकल आ रहा है भाई, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। जो बोलता है कि यार हर किसी को अधिकार है कि नए नए आइडियाज लाने का, नई नई सिचुएशन के हिसाब से उन आइडियाज को चेंज करने का और नए चैलेंजेस को नए तरीके से देखने का। इसके कुछ बेसिक टेनेट्स हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, बेसिक टेनेट्स के से पहले मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कि जो लिबरलिज्म है, उदारवाद है, वो 3 शाखाओं में आगे बढ़ता है। एक पॉलिटिकल, राजनीतिक, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि भाई आपका स्टेट का रोल क्या है, जो कि जो पॉलिटिकल की अगर मैं बात करूं, उसका जो झंडा सबसे पहले उठाया वो किसने उठाया, बताइए किसने उठाया है? वो उठाया है जॉन लॉक ने। दूसरा आता है आपका इकोनॉमिक, यानी कि आर्थिक, थोड़ी देर बाद मैं इस पे बात करूंगी, जिसके अगर आप प्रोपोनेंट बोलोगे वो है एडम स्मिथ। तीसरा है आपका यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद, जो दिया गया है जेरेमी बेंथम द्वारा। तो ये तीनों जो शाखाएं हैं ये लिबरलिज्म, उदारवाद की ही हैं। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल या नॉर्मल जो क्लासिकल पारंपरिक उदारवाद है उसको समझते हैं फटाफट। फिर आपको ये भी मैं बताऊंगी कि लिबरलिज्म क्लासिकल से फिर पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक, तो उधर से वेलफेयर यानी कि कल्याणकारी, और उधर से न्यू लिबरल यानी कि नव उदारवाद या फिर लिबर्टेरियनिज्म, किस तरीके से ये कैसे आगे बढ़ता है, ये पूरा ट्रांजिशन मैं बताऊंगी। पहले देखते हैं कि क्लासिकल वाले के क्या क्या फीचर्स हैं। सो पहला फीचर कि मैन इज अ रैशनल क्रिएचर, कि ये मानते हैं कि जो मनुष्य है ना वो एक तर्क संगत प्राणी है। इसका मतलब क्या है कि भाई उसको पता है उसके लिए सही क्या है या गलत क्या है, और उसको पता है कि किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए, बेसिकली निर्णय लेना चाहिए। तो हमें क्या करना है, यानी कि वो सोसाइटी में बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं उसको हमेशा बांध के रखते हैं, हम उसको कभी भी पूरा फ्रीडम नहीं देते। तो हमें क्या देना है, उसको फ्रीडम देना है। पहला फीचर, पहला उसकी विशेषता किसकी, उदारवाद की। कौन सा, क्लासिकल, पारंपरिक या शास्त्रीय। दूसरा, देयर इज नो बेसिक कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन एन इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट एंड द कॉमन इंटरेस्ट,
ये कहते हैं कि वैसे हम बोलते हैं ना कि इंसान के जो निजी हित होते हैं और इंसान के जो सामाजिक हित होते हैं, ये दोनों क्या है, इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी कि विरोधाभास है। तो ये कहते हैं कि ये चीज सही नहीं है। अगर हर एक इंसान अपना इंडिविजुअली ग्रो कर रहा है, विकास हो रहा है, तो इन जनरल सब लोगों का विकास हो रहा है। और अगर मैं हर एक इंडिविजुअल के पर्सनल इंटरेस्ट को मैं प्रोटेक्ट करूंगा, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि सब लोगों का सोशल इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये विरोधाभासी नहीं है, ये बोलते हैं। इनफैक्ट अगर आप सभी ग्रो करना चाहते हो और आप सब इंडिविजुअली भी ग्रो करना चाहते हो, यही एक लौती आपकी फोर्स है, ठीक है, यही इकलौता आपका उद्देश्य है जो आप सबको इकट्ठे कॉपरेशन सहयोग की तरफ जोड़ के रखती है। अब ये जरूर कहते हैं कि इंडिविजुअल मेरा एंड है। एंड और मीन्स की अभी जो जर्नी है 2 मिनट में समझाती हूँ, ठीक है ना। फिर तीसरी चीज क्या कहते हैं, मैन इज एंडोड विथ सर्टेन नेचुरल राइट्स, कि हर एक व्यक्ति के कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं जो कि कोई भी अथॉरिटी, कोई भी आपका, अगर मैं बात करूं, कोई भी अधिकार द्वारा आप उसे नहीं छीन सकते, चाहे वो स्टेट क्यों ना हो, ठीक है ना। यानी कि स्टेट आपकी एब्सोल्यूट पूर्ण नहीं है। फिर सिविल सोसाइटी एंड द स्टेट आर आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशंस, कि आपका नागरिक समाज और राज्य एक सामाजिक हितों की सेवा के लिए एक कृत्रिम है, बेसिकली कृत्रिम संस्थाएं हैं। कृत्रिम संस्थाएं क्यों है, आर्टिफिशियल क्यों है, क्योंकि यार वो पहले नहीं थी स्टेट ऑफ नेचर में। स्टेट ऑफ नेचर में कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी नहीं थी वो वाली प्रॉब्लम्स, और लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप इस वजह से हमने आपका स्टेट बनाया, और स्टेट को चेक करने के लिए हमने सिविल सोसाइटी बनाया। यानी कि ये इंसान द्वारा बनाई गई है, आर्टिफिशियल है। ऐसे नेचुरली नहीं था कि भगवान ने ऊपर से देके भेजा था कि भाई ये स्टेट है या एक सिविल सोसाइटी है। ये क्या करती है, इनका बस एक काम है कि भाई आप लोग सारे हम लोगों की बात मानो, हमने जो आपको राइट्स दिए, अधिकार दिए, कानून दिए, उसे तुम फॉलो करो, अपनी दायित्व पूरे करो, बदले में हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, तुम्हारे जो अधिकार है उसका संरक्षण करेंगे और तुम्हारे अधिकार को लागू कराएंगे, ठीक है ना। तो ये कृत्रिम है। नेक्स्ट इन्होंने बोला लिबरलिज्म का ये मानना है कि जो प्राइमेसी ऑफ प्रोसीजर ओवर एंड प्रोडक्ट, ठीक है। सो बेसिकली इनका एक थ्योरी, एक विचारधारा जो इनको बाकी सब चीजों से अलग करती है, एक मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया इसको आप बोल सकते हो, मुख्य आइडिया वो ये है कि हमें रिजल्ट से मतलब है। यानी कि हमारे लिए हमने स्टेट को इतना लिमिटेड क्यों रखा हुआ है, हमने स्टेट को ऐसे सिविल सोसाइटी के थ्रू क्यों चेक करा है, क्योंकि इन्होंने बोला कि हमें इंडिविजुअल की पोटेंशियल पसंद है, पता है कि वो कितना अच्छा आगे बढ़ सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसको फ्री हैंड देना पड़ेगा। फ्री हैंड कैसे देना पड़ेगा कि तू डिसीजन अपना खुद ले। अब इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है कि मैंने स्टेट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, मैंने इंडिविजुअल व्यक्ति को इंपॉर्टेंस दी है। यानी कि मेरे लिए जो इंडिविजुअल व्यक्ति है वो क्या है, एंड है। और स्टेट क्या है, स्टेट वो जरिया है जिसके थ्रू इंडिविजुअल अपना ग्रो कर सकता है। कैसे ग्रो करेगा स्टेट के थ्रू, क्योंकि स्टेट उसको अधिकार दिलवाएगी, उसके अधिकार को लागू करवाएगी, उसके अधिकार का संरक्षण करवाएगी। ये 3 चीजें उसके लिए करेगी इंडिविजुअल के लिए। यानी कि इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए स्टेट क्या है, सिर्फ एक रास्ता है जिसके ऊपर स्टेट को, इंडिविजुअल व्यक्ति को चलना है और अपने जो एंड है वो पूरा करना है। एंड क्या है, उसको सारे अधिकार मिले जिसकी वजह से वो ग्रो हो सके। क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल रैशनल क्रिएचर है, अभी बताया था, तर्क संगत प्राणी है, वो डेवलप कर सकता है। लिबरल व्यू, अगर मैं उदार, अगर मैं बोलूं परिप्रेक्ष्य है, दृष्टिकोण, अगर मैं फ्रीडम का बात करूं तो उसमें प्रॉपर आपकी इंपॉर्टेंस दी गई है कि भाई सबको अगर फ्रीडम मिल रहा है तो समान रूप से मिले, सबको न्याय मिले, सब डेमोक्रेटिक हो, क्योंकि डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा ये बोलते हैं कि अगर हम लोगों ने खुद ही एक कॉन्ट्रैक्ट करके अपने से गवर्नमेंट चुनी है विच इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमने चुना है अपने लिए सरकार, वो क्या है, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र है। तो ये इसको तवज्जो यानी कि इंपॉर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट आता है लिबरलिज्म क्या प्रमोट करता है, सिविल लिबर्टीज, ठीक है। तो बेसिकली ये बोलते हैं ऑफ द इंडिविजुअल की जो हर एक इंडिविजुअल है, सबसे पहला मेरा मेन, मैंने आपको अधिकार यानी कि राइट्स वाला जो चैप्टर था उसमें भी मैंने आपको क्या चीज बताई थी, मैंने आपको बोला था कि यार हर एक इंडिविजुअल की कुछ नागरिक सबसे पहले समानता होनी चाहिए, फिर पॉलिटिकल, फिर सोशल, फिर इकोनॉमिक, इस तरीके से होती है, ठीक है। बट सबसे पहले ये बोलते हैं कि सिविल लिबर्टी की फ्रीडम है किसको, हर एक सिटीजन को, हर एक सिविल नागरिक को, ठीक है ना, कि फ्रीडम है कि वो कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है, एक एसोसिएशन, संगठन बना सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। पर्सनल फ्रीडम है कि कोई भी उसको बिना मतलब के अरेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और उसके बाद उसको लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी, जुडिशियल प्रॉपर प्रोसीजर है हर एक चीज का, यानी कि तुम तानाशाही टाइप का
जो चीज है, सरकार है, वो एक लिबरल समाज में, एक लिबरल आपकी जो ये प्रक्रिया वो है, सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसमें नहीं चला सकते। कभी भी तुम रिस्ट्रिक्ट करते हो, प्रतिबंध लगाते हो आपके इंडिविजुअल फ्रीडम को, यानी कि व्यक्तिगत अधिकार को, इसका मतलब क्या है कि वहां पे लिबरलिज्म नहीं है। और सिर्फ तुम तब लगा सकते हो जब तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो बाकियों के अधिकार को। ऐसा नहीं है ना कि तुमने बोल दिया, अच्छा ये भी बोलते थे कि अगर मैं आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया जा तू कुछ भी कर सकता है, तो वो कुछ भी कर रहा है तो उसने क्या करा, अपना एक गन की फैक्ट्री खोल ली। ऐसा नहीं कर सकते ना, हमें कानून के अंतर्गत तुम कुछ भी कर सकते हो, ये चीज को ये रिकॉग्नाइज जरूर करते हैं, मान्यता जरूर देते हैं। देन लिबरलिज्म होल्ड करता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कि हर किसी को कॉन्ट्रैक्ट करने का पूरा पूरा अधिकार है। यानी कि अगर मैं कोई भी, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, देखो कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है अनुबंध। अनुबंध पे ना हमेशा याद रखना कि 2 कंसिडरेशन होती है। कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि कुछ लेन देन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम किसी से कुछ भी ले लो, सिर्फ लेते ही रहो, नहीं, तुमने कुछ बदले में देना है। ये दोनों चीजें जब होंगी, तुम कुछ ले रहे हो बदले में कुछ दे रहे हो, तब जाके मैं मानती हूँ कि वो कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज वो नल एंड वॉइड होता है लॉ की लैंग्वेज में। तो ये क्या है, लिबरलिज्म क्या बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कि कोई भी इंडिविजुअल कुछ भी दायित्व को एक्सेप्ट कर सकता है विदाउट, ठीक है, और उसमें उसकी क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। कि अगर जैसे अगर एक स्टेट है, उसने कोई कानून बना दिए, तो ऐसा नहीं है कि स्टेट बोले कि भाई मैंने कानून बना दिया अब तुम इसे फॉलो करो, नहीं, ये नहीं होना। आपके प्रॉपर क्या होने चाहिए कि भाई प्रॉपर मैंने जो कानून बनाए हैं, अगर लोग उससे सहमत नहीं है तो लोग उस पर आवाज भी उठाएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं, उसे अपोज भी करते हैं, उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, ठीक है ना। यानी कि स्टेट क्या है, स्टेट जस्ट एक एम्पायर है, एम्पायर की तरह खड़ा है। जैसे आपको पता है अगर क्रिकेट मैच चल रहा है तो एम्पायर का क्या काम है कि सिर्फ नजर रख रहा है कि कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, और जहां पे कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है तो एम्पायर क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं बस कि अच्छा इधर ये होगा, इधर ये होगा, बस डायरेक्शन दिखाते हैं। तो स्टेट बेसिकली एक एम्पायर की तरह है कि लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको इन्फोर्स जरूर कराएगा, लेकिन लोग ही हैं जिनके पास पूरा अधिकार है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सेप्ट करना है, क्या रिजेक्ट करना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, लिबरलिज्म ये भी बोलता है कि जो पब्लिक पॉलिसी है वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि इंडिविजुअल और कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि आपका व्यक्तिगत हित और आपके सामाजिक हित को बैलेंस मिल जाए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई व्यक्तिगत हित ही आप देख रहे हो और सामाजिक नहीं। तो हमेशा कभी भी देखना कि लिबरलिज्म कभी भी सामाजिक हितों के विरुद्ध नहीं है, वो दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करता है, और उसका अल्टीमेट एम इंडिविजुअल हित है, लेकिन उसको पता है कि उसका जो रास्ता है वो सामाजिक हित से होते हुए जाता है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा। अब जब भी हम लिबरलिज्म की बात करते हैं तो हम एक चीज पढ़ते हैं, लेजस फेयर है। अब ये चीज समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसे समझे बिना तुम कभी भी क्या बोलते हैं इकोनॉमिक लिबरलिज्म नहीं समझ सकते। सो लेजस फेयर क्या मतलब है, एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है लीव अलोन, कि मुझे अकेला छोड़ दो। सो बेसिकली एक पॉलिसी, एक नीति है ऑफ नॉन इंटरवेंशन, की कभी भी जो स्टेट है कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगी किसमें, जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, उनकी आर्थिक गतिविधियों में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। इसका मतलब अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल सर्कल में 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में बहुत ही ज्यादा ये उठी थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो इंग्लैंड है वो ऐसी कंट्री थी जिधर इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण बहुत ज्यादा जल्दी आया था। तो हमेशा एक ना कहीं ना कहीं आप देखोगे एक अनसेड, यानी कि कहीं से क्लैश आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से जस्ट पहले क्या था कि राजा रानी पावरफुल होते थे, उनकी चलती थी। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो एक नई क्लास आ गई, एक ऐसी क्लास आ गई जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि आपका औद्योगिकरण के माध्यम से आपका क्या हो गए, रिच, अमीर होने लग गए। अब जो इंसान अमीर होता है तो कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस, प्रभाव भी बढ़ता है, उसका पावर भी बढ़ती है। अब ये दोनों जब इंक्रीज होने लग गया ना, तो कहीं ना कहीं उन अलग क्लास को भी लगने लगा कि यार हमें अपने हित को बचाना है, क्योंकि ये जो स्टेट है ये हमेशा ट्राई करेगा कि हमें इतना अपने से पावरफुल नहीं होने देना। तो कहीं ना कहीं समाज पूरा बदल जाता है। आप सभी को पता है जो मेन है वहां पे इंग्लैंड में, आपको पता है इंग्लैंड एक कॉलोनियल कंट्री थी, ठीक है। सो वो क्या करते हैं, मोस्टली आपके नेवी में, नेवल या वॉर में, इन सब में जा रखे होते हैं। क्यों? क्योंकि कॉलोनी ज्यादा से ज्यादा अपने अंडर करनी है। तो फैक्ट्रीज में भी आप देखोगे ना, जो पहले गांव में ही रहते थे वो पूरा कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, वो अर्बन एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं। शहरीकरण, अर्बनाइजेशन आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीरियड में देखने को मिलता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा चीज आपको देखने को मिलता है कि जो वुमेन है,
पहले वो कुछ नहीं आपका इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं देती थी आपकी आर्थिक गतिविधियों में, बट क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन है और मैन हमेशा कॉलोनियल का एक्सपेंशन यानी कि आपका ये जो उपनिवेशवाद है उसका क्या बोलते हैं विस्तार करने गए हैं, तो ऑब्वियसली वुमेन बचती हैं, तो वो आ जाती हैं काम करने, यानी कि एक नई वर्किंग क्लास भी आ रही है। क्लास के साथ साथ नया वर्किंग आपका एक नई डिवीजन भी आ रही है, तो उनको भी अपने राइट्स आपको पता है, सबको अपने पता चलते हैं धीरे धीरे, और वो ये सोचते हैं कि किस तरीके से ये बैलेंस हो, ठीक है ना, कि एक तरफ राज्य दूसरी तरफ आपके लोग, किस तरीके से ये सब चीजें बैलेंस हो क्या नहीं हो। तो एक नया कंसेप्ट आता है लेजर्स फेयर है कि भाई हमें अकेला छोड़ दो, तुम हमें हस्तक्षेप नहीं करो। अब आप बताओ राजा रानी या फिर ये जो स्टेट है ये हमें क्यों बताएंगे कि कितना प्रोड्यूस करना है माल। मैंने खुद अपनी इंडस्ट्री में पैसा लगाया, तो मैं तो ये चाहूंगी ना कि भाई उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, लेकिन हाँ क्वालिटी मेंटेन रखनी है, ठीक है। तो ये अवधारणा आती है, तो कहीं ना कहीं ये आता है कि यार ये लोग हमें हस्तक्षेप ना करें। ये जो मैं सारा कुछ हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ये किस पे डिपेंडेंट हो, अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड। अभी इनविजिबल हैंड जो किसी को दिखते नहीं है वो क्या है, डिमांड, कि भाई कितनी किस प्रोडक्ट की डिमांड है उस हिसाब से मैं प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करूंगी ना कि तुम्हारे कहने पे तुम कह रहे हो 10 बनाओ, डिमांड 100 की है तो मैं 100 करूंगी। तो डिमांड और सप्लाई, कि अगर मेरे को लगता है कि इस प्रोडक्ट की कमी है, 100 लोगों को ये चीज चाहिए, जैसे कि मुझे लग रहा था कि यार ये यूट्यूब की फ्री वीडियोस लोगों को चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगी ना कि मैं उसे प्रोवाइड कराऊं। तो मेरे को कोई ऐसा रोकेगा थोड़ी ना, सरकार ये थोड़ी ना बोलेगी कि तुम फ्री में क्यों दे रहे हो। हम कॉलेजेस में इतने बड़े बड़े लेक्चरर्स रखते हैं, ये सब रखते हैं, तो अब तुम वो बच्चे बुक पढ़ लेंगे, तुम क्यों दे रहे हो, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे। समझ रहे हो ना ये चीज। तो कहीं ना ये चीजें लोगों के दिमाग में आने लगी, समझ रहे हो। सो बेसिकली हम एक काम करते हैं, इस लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं। हम एक काम करेंगे, हमारा सिलेबस आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम सैटरडे को भी क्लास ले लेंगे, ज्यादा हुआ संडे को भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। बट ये है कि हम जितना पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़े, और कोर्स खत्म होगा नवंबर तक, उसकी टेंशन मत लीजिए, वो पक्का होगा, ठीक है। बस एक चीज है, लाइक करते रहना है, ठीक है। मैं देख रही हूँ पिछले 2-3 वीडियो से लाइक शेयर्स बहुत कम हो रहे हैं, ठीक है। कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं वो मुझे पता है, कमेंट्स प्लीज आप कंटिन्यू रखना। शेयर्स और लाइक्स कम हो रहे हैं, प्लीज यार ये चीज करो, शेयर करो। अगर आप वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे ना, तो मैं डेफिनेटली आई कैन प्रॉमिस यू दैट कि मैं दिन में 2 बार लेक्चर ले लूंगी, बट मेरे को शेयर और लाइक और व्यूज अच्छे मिलने चाहिए। देखो मेरा लिटरली मन मेरे को ऐसा नहीं है कि भाई मैं अगर मतलब ये फ्री में कंटेंट प्रोवाइड नहीं करना, ये नहीं, मैं बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूंगी। मुझे आज था कि मैं पूरा लिबरलिज्म खत्म करा दूंगी, बट जैसे मैं पढ़ाना शुरू की ना, मुझे लगा कि यार बैकग्राउंड तो मैंने प्लान ही नहीं किया था, तो बैकग्राउंड तो बताना बनता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। बट हर एक चीज क्लियरली अच्छे से समझाना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, अभी तुमको भी नहीं पता। सो देखो मैं इतना एफर्ट्स करने के लिए तैयार हूँ, मैं एक्स्ट्रा सैटरडे संडे क्लास लेने के लिए तैयार हूँ, बट तुम मेरे साथ हो। शेयर जितना ज्यादा करोगे ना, उतने ज्यादा व्यूज खुद ही आ जाते हैं। तो प्लीज शेयर किया करो। अपनी यूनिवर्सिटीज का, अब हर किसी का व्हाट्सएप ग्रुप होता है यार, अपनी यूनिवर्सिटी का हर किसी का टेलीग्राम ग्रुप होता है, तुम सिर्फ उधर कर दो, बाकी ग्रुप्स में मत करो, अलाउड भी नहीं होता। बट अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज में तो कर सकते हो ना, अपने अपने कॉलेजेस में तो कर सकते हो ना, इतना कर सकते हो ना, इतना कर लो बस, ठीक है ना। अब हम देखो, मैं दिखाती हूँ कल कैपिटलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, ये पूरा जो स्ट्रीम है ये, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। कल इसको कंटिन्यू करूंगी क्योंकि कल कंप्लीट करा दूंगी मैं ये। हालांकि सैटरडे है बट क्लास होगी, कल सैटरडे है नहीं, कल फ्राइडे है आई थिंक, आई डोंट नो भाई, मैं काउंट हो गई, बट सैटरडे भी क्लास होगी। एंड हाँ, इस हफ्ते एक क्लास होनी है आपकी पीएचडी पे, तो वो भी मैं शेड्यूल कर दूंगी, ठीक है। एंड बाकी जिनकी ऑल यूनिट्स नोट्स मैं आपको सच में रिकमेंड करूंगी कि खरीद लो, जिसने खरीदने हैं। हालांकि मैं फोर्स नहीं करूंगी, बट आपको इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको दोबारा नहीं मिलेगी। 8:30 क्लास होती है, आ जाया करो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।